19वीं सदी के मध्य में, विशेष रूप से 1851 में, कुछ यूरोपीय लोग अमेरिका के उत्तर पश्चिमी इलाके में बस गए, जिसे बाद में सिएटल के नाम से जाना गया। ये क्षेत्र जल्दी ही एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, शुरू में सोने की खोज में अलास्का जा रहे मजदूरों के लिए एक मौके के रूप में। हालांकि समय के साथ अलास्का में आसानी से उपलब्ध होने वाले सोने के भंडार खत्म होने लगे। इसने खनिकों को कीमती धातु की खोज में अधिक दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर किया। आर्थिक मंदी, जिसे 1929 की महान मंदी के रूप में जाना जाता है, और कुछ अन्य कारणों के साथ इस क्षेत्र में सोने के खनन युग का अंत हो गया। इसके बावजूद सिएटल खाली नहीं हुआ। जो लोग वहां रुके, उन्होंने वहां के एक अन्य प्राकृतिक संसाधन पर ध्यान केंद्रित किया, लकड़ी। अमेरिका के शुरुआती निर्माण के दौरान सिएटल लकड़ी के निर्यात के प्रमुख केंद्रों में से एक था, जो वहां के मजदूरों की दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरित था। औद्योगिक उपलब्धियों के बावजूद सिएटल को 3 अलग-अलग विशेषताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। यहाँ का हमेशा बारिश वाला मौसम, निर्वाणा, पर्ल जैम और साउंड गार्डन जैसे प्रसिद्ध बैंड के साथ ग्रंज म्यूजिक आंदोलन का जन्मस्थान, और दुर्भाग्य से अमेरिका के इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक का घर होने के कारण। मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ ब्रायन एमेंडोर्फर, और आपका चैनल गुमशुदा हड्डियाँ के एक और डरावने एपिसोड में स्वागत करता हूँ। आज हम उस व्यक्ति की कहानी की गहराई में जाएंगे जिसे ग्रीन रिवर किलर के रूप में जाना जाता था। पंद्रह अगस्त 1982 की सुबह 41 वर्षीय रॉबर्ट एंसवर्थ, जो सिएटल में रहते थे, अपनी रबर की नाव के साथ ग्रीन रिवर के लिए निकले, एक ऐसी जगह जहां वह अक्सर मछली पकड़ने के लिए जाते थे। जब वह नदी में नीचे की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मध्यम उम्र का आदमी नदी के किनारे पिकअप ट्रक के पास खड़ा था और एक व्यक्ति ट्रक के अंदर बैठा था। रॉबर्ट ने पूछा कि क्या उस आदमी ने कुछ पकड़ा, जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, और फिर उन्होंने रॉबर्ट से भी वही सवाल किया। रॉबर्ट ने भी वही जवाब दिया और नदी में अपनी नाव चलाना जारी रखा। कुछ देर बाद रॉबर्ट ने पानी की सतह पर कुछ तैरता हुआ देखा। जब वह करीब आए तो उन्होंने पहले इसे एक पुतला समझा। हालांकि जब उन्होंने इसे एक छड़ी से छूने की कोशिश की तो वह अपना संतुलन खो बैठे और नाव से गिर गए। पानी से बाहर निकलने पर रॉबर्ट को यह देखकर सदमा पहुंचा कि वह एक महिला का शव था। सदमे में उन्होंने नदी के किनारे पर एक और अधनंगा महिला का शरीर देखा। डरे हुए रॉबर्ट तैरते हुए भागे और लगभग 30 मिनट तक मदद ढूंढने की कोशिश में लगे रहे। कुछ देर बाद जब उन्होंने 2 बच्चों के साथ एक आदमी को गुजरते हुए देखा, रॉबर्ट ने उस आदमी को नदी में जो देखा उसके बारे में बताया और उस आदमी ने तुरंत पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले पुलिस अधिकारी ने शुरुआत में इस रिपोर्ट को एक सामान्य मामला माना, लेकिन शवों को देखते ही उन्होंने तुरंत कुछ और अधिकारियों को बुलाया। कुछ ही घंटों में घटनास्थल को बंद कर दिया गया और फॉरेंसिक अधिकारियों ने अपनी जांच शुरू कर दी। सबूत की तलाश के दौरान पास ही के घास के मैदान में एक तीसरा शव मिला। ये पीड़िता एक अश्वेत किशोरी थी, जिसने नीली पैंट पहनी हुई थी और पैंट के ही कुछ हिस्से से उसकी गर्दन बंधी हुई थी। उसके हाथों और पैरों पर कई चोटों के निशान भी थे, जो मौत के दौरान हाथापाई के स्पष्ट संकेत थे। सबसे कम उम्र की पीड़िता, जो 16 वर्षीय ओपल मिल्स के रूप में पहचानी गई, का शव तीनों पीड़ितों में सबसे बेहतर स्थिति में पाया गया। उसके शरीर की स्थिति से पता चला कि उसकी मौत 24 घंटे से कुछ अधिक समय पहले हुई थी। मुख्य मेडिकल परीक्षक डोनाल्ड रे ने जांचकर्ताओं को बताया कि तीनों महिलाओं का गला घोंटा गया था। उन्होंने यह भी देखा कि शवों को ध्यानपूर्वक पानी में रखा गया था और पत्थरों को इनके ऊपर योजनापूर्वक इस तरह रखा गया था कि शव पानी की धारा के साथ बह न सके। पानी से निकाली गई अन्य 2 महिलाओं की पहचान 31 वर्षीय मार्शिया चैपमैन और 17 वर्षीय सिंथिया हाइंड्स के रूप में हुई। शव परीक्षण के दौरान मेडिकल परीक्षक ने एक भयानक खोज की। पीड़ितों के प्राइवेट पार्ट में त्रिकोणीय आकार के पत्थर रखे गए थे, जो हत्याओं की क्रूरता को साफ दर्शाते हैं। यह भी पता चला कि मार्शिया चैपमैन 2 सप्ताह से लापता थी। शरीर के अत्यधिक विघटन की स्थिति से पता चला कि उसे काफी समय पहले मारा गया था, लेकिन उसका शव हाल ही में नदी में फेंका गया था।
इन परेशान करने वाली खोजों ने संकेत दिया कि हत्यारा अपने पीड़ितों के शवों को संभालने में सक्षम था, जिससे यह संभावना बढ़ गई कि उसने और भी हत्याएं की होंगी। इस अनुमान को और भी समर्थन तब मिला जब कुछ दिन पहले ग्रीन रिवर के किनारे एक पेड़ के तने के पास 23 वर्षीय सेक्स वर्कर डेबोरा ब्यूनेर का नग्न शव मिला था। 1 महीने पहले वेंडी ली कॉफील्ड का शव भी उसी नदी में तैरता हुआ मिला था। दोनों महिलाओं का गला घोंटा गया था। अधिकारियों में बढ़ती हुई दहशत तब और बढ़ गई जब इन 5 मामलों की जांच के दौरान ग्रीन रिवर में एक और शव तैरता हुआ मिला। इस खोज ने इस विश्वास को पुख्ता कर दिया कि इस इलाके में एक सीरियल किलर सक्रिय था। शुरू में जांचकर्ताओं को इस गंभीर सच्चाई को स्वीकार करने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन अगले 6 महीनों में ग्रीन रिवर के पास 6 और शव मिले। सिएटल पुलिस विभाग अचानक बढ़ते मामलों और इस तथ्य से गहराई से हिल गया कि इस क्षेत्र में लंबे समय से एक अपराधी सक्रिय था। तुरंत प्रतिक्रिया में एक विशेष टास्क फोर्स का निर्माण किया गया, जिसने सिएटल को एक अभूतपूर्व मानव शिकार का केंद्र बना दिया। जब टास्क फोर्स का गठन किया गया तो किंग काउंटी से कुछ बेहतरीन जांचकर्ताओं की एक टीम को इस मामले पर पूरा समय काम करने के लिए नियुक्त किया गया। कुछ वक्त बाद सिएटल के अखबारों ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि यह कुख्यात टेड बंडी की जांच के बाद सबसे बड़ी टास्क फोर्स थी। इस टीम का नेतृत्व डिवीजन चीफ रिचर्ड क्रास्के और मेजर क्राइम्स स्क्वाड लीडर डेव रिचर्ड कर रहे थे। उन्होंने जल्दी ही FBI से मदद की मांग की और FBI ने तुरंत एजेंट जॉन डगलस को हत्यारे की एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार करने में मदद करने के लिए भेजा। उनके साथ जांचकर्ता रॉबर्ट कैप्पल भी शामिल हुए, जिन्होंने 8 साल पहले टेड बंडी की खोज के दौरान सबूत इकट्ठा करने के अपने काम के लिए पहचान हासिल की थी। FBI की प्रोफाइल के अनुसार हत्यारे को एक मध्यम उम्र का आदमी बताया गया था, जो गर्वित और आत्मविश्वासी था, लेकिन साथ ही आवेगशील भी था और अपराध स्थलों पर बार बार लौटने की आदत रखता था। उसके धार्मिक विश्वास भी मजबूत थे और पुलिस कार्य में असामान्य रुचि थी, यहाँ तक कि वह खुद को जांच में शामिल करने की कोशिश भी कर सकता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस प्रोफाइल से मेल खाने वाले संदिग्ध की तलाश जारी रही, लेकिन जल्दी ही सिएटल के अधिकारियों और FBI दोनों को यह स्पष्ट हो गया कि वे इस तरीके के मामले को पूरी तरह से संभालने के लिए सुसज्जित नहीं थे। मुख्य समस्या एविडेंस रूम की थी, जो पहले से ही पहले की हत्याओं से संबंधित फोल्डरों और फाइलों से भर रहा था। पुलिस विभाग के पास सभी डेटा को संसाधित करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे। इस स्थिति ने पुलिस को नागरिक स्वयंसेवकों की मदद से केस फाइलों को संभालने के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए प्रेरित किया और लोगों से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक हॉटलाइन की स्थापना की गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, टास्क फोर्स ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। सभी पीड़ित या तो सेक्स वर्कर थीं या सड़क पर रहने वाले लोग, और वे मुख्य रूप से सिएटल की मेन एवेन्यू पर काम करती थीं। उस क्षेत्र की कई महिलाओं से संदिग्ध ग्राहकों या असामान्य व्यवहार दिखाने वालों की पहचान करने के प्रयास में पूछताछ की गई। शुरू में कई लोग पुलिस से बात करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन एक महिला जिसने मदद करने के लिए सहमति दी, उसने खुलासा किया कि वह एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में थी जिसने ग्रीन रिवर हत्याओं का जिक्र किया था। इस आदमी की तुरंत जांच की गई और कुछ ही दिनों में उसे अपराधों के संदिग्ध के रूप में हिरासत में लिया गया। उस समय इस खबर ने पूरे सिएटल शहर को हिलाकर रख दिया, जिससे यह आभास हुआ कि पुलिस ने बहुत ही प्रभावी ढंग से काम किया है। हालांकि यह धारणा जल्द ही बदल गई जब यह स्पष्ट हो गया कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति असली हत्यारा नहीं था। जब उसे रिहा कर दिया गया तो असली अपराधी की तलाश फिर से शुरू हो गई। जांच के इस नए चरण में कई महत्वपूर्ण गवाहियां सामने आईं। इनमें से सबसे चौंकाने वाली गवाही 21 वर्षीय सेक्स वर्कर सुसान विडमार्क की थी, जिसने बताया कि एक मध्यम उम्र के व्यक्ति ने उसे नीले और सफ़ेद पिकअप ट्रक में बैठाया। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने उस पर रिवॉल्वर तान दी और उसे एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसके ऊपर बेरहमी से हमला किया गया। हमले के बाद जब वह उसे ट्रक में वापस ले जा रहा था तो उसने ग्रीन रिवर हत्याओं का जिक्र किया। इससे सुसान को यह पक्का विश्वास हो गया कि वह उस हत्यारे के साथ थी जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। ट्रक के एक ट्रैफिक लाइट पर रुकने पर उसने मौके का फायदा उठाया और भागने में सफल रही।
एक समान कहानी डेब्रा एस्टिस नाम की एक और युवा सेक्स वर्कर ने भी बताई, जो केवल 15 साल की थी, जब उसी व्यक्ति ने उसे बंदूक से धमकाया और मारपीट की। उसने उसे एक सुनसान जंगल में हथकड़ी लगाकर छोड़ दिया। इन गवाहियों के आधार पर टास्क फोर्स ने अपनी कोशिशों को और तेज किया और जल्दी ही एक दिलचस्प संदिग्ध की पहचान की, चार्ल्स क्लिंटन क्लार्क, जो सिएटल का एक कसाई था और जिसके पास नीला और सफ़ेद पिकअप ट्रक था। तलाशी वारंट जारी किया गया, जिससे 2 रिवॉल्वर जब्त किए गए। सुसान और डेब्रा दोनों ने तस्वीरों से चार्ल्स की पहचान की और उसने हमलों को कबूल कर लिया। उसे दोषी ठहराया गया। हालांकि उसके पास ग्रीन रिवर हत्याओं से जुड़ा होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। मामले की जटिलता अगले सप्ताह और गहरी हो गई जब 19 वर्षीय मैरी मीहन, जो गर्भवती थी, वेस्टर्न 6 मोटेल के पास चलते हुए गायब हो गई। ये जगह वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा यह भी पता चला कि मैरी की गुमशुदगी से 2 हफ्ते पहले 16 वर्षीय 2 किशोरियां कैसी ली और टेरी मिलिगन दोनों लापता हो गई थीं, जिससे जांच का रहस्य और बढ़ गया। गायब होने की घटनाओं की समय रेखा को ट्रैक करने में लगातार होने वाली देरी से यह स्पष्ट हो गया कि टास्क फोर्स कितनी अव्यवस्थित हो चुकी थी, खासकर महत्वपूर्ण जानकारी पता करने के मामले में। वे हत्यारे की गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिससे जांचकर्ताओं को शक हुआ कि अपराधी शायद जांच में शामिल स्वयंसेवकों में से एक हो सकता है। इस संदेह के कारण एक टैक्सी ड्राइवर, जो एक स्वयंसेवक भी था, से पूछताछ की गई। उसकी प्रोफाइल FBI द्वारा बनाई गई प्रोफाइल से मेल खाती थी, जिसके कारण उसे 24 घंटे निगरानी में रखने में काफ़ी समय बर्बाद हो गया। हालांकि उसने हत्याओं का इनकार किया और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी टास्क फोर्स उसे आसानी से संदिग्ध की सूची से नहीं हटा सकी। शुरू में उसे थके हुए जुर्माने के लिए हिरासत में लिया गया और बार बार पूछताछ की गई ताकि उससे अपराध कबूल करवाया जा सके, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही। उसके खिलाफ एकमात्र सबूत यह था कि वह 5 पीड़ितों के बारे में जानता था और तथ्य यह था कि सिएटल के कई अन्य पुरुषों की तरह वह वेश्यावृत्ति के लिए जाने जाने वाली जगहों पर अक्सर जाता था। इस जांच की दिशा में बदलाव केवल 1982 के सितंबर के अंत में आया, जब 17 वर्षीय सेक्स वर्कर गिसेल लोवोर्न का सड़ा गला शव साउथ सी टैक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मिला। मौत गला घुटने से हुई थी और उसकी गर्दन के चारों ओर काले मोजे बंधे हुए थे। उसके परिवार के अनुसार जिस दिन गिसेल गायब हुई थी उस दिन उसके बाल सुनहरे थे, लेकिन जब उसका शव मिला तो उसके बाल काले रंग में रंगे गए थे। इस परेशान करने वाले वर्णन ने सुझाव दिया कि हत्यारा न केवल पीड़िता को नियंत्रित कर रहा था, बल्कि इस विकृति से खुशी